खुदावन की सलामती आप सब पर हो। मैं सबा शौकत सक्सेस स्टोरीज़ विद सबा में आपके साथ। आज मैं आपके साथ मिलवाने को हूँ पेशावर की एक जानी पहचानी शख्सियत को। पाकिस्तान की एक लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी EFU लाइफ में सेल्स एंड मार्केटिंग के मैदान में एक नुमायाँ कारकर्दगी हासिल की। न सिर्फ उन्होंने EFU लाइफ में एक बड़ा नाम बनाया बल्कि मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी हैं। हर एक मैदान में हमें वो बहुत एक्टिव नज़र आते हैं। बात करते हैं मज़हबी एक्टिविटीज़ की तो यूथ ग्रुप्स में वो हमें बहुत ही एक्टिव नज़र आते हैं लीडरशिप में। इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में मौजूद माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की तो वो इस मैदान में भी हमें सरगर्म अमल नज़र आते हैं। चेयरमैन माइनॉरिटी प्रोफेशनल डेवलपमेंट फोरम और फोकल पर्सन माइनॉरिटी सोशल अलायंस खैबर पख्तूनख्वा। लेट्स वेलकम ऑन आवर शो मिस्टर ऑगस्टिन जेकब। सर थैंक यू वेरी मच, आपने अपने बिज़ी स्केड्यूल में से हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया सबा, आप तशरीफ़ लाई और बड़ी खुशी की बात है कि ऐसा शो जो कि अपनी नौयत का पेशावर के अंदर और ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी में एक इंटरेस्टिंग शो बनता चला जा रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप मेरे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाएंगे। सर थैंक यू वेरी मच। सर स्टार्ट करेंगे प्रेयर के साथ, सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप दुआ से इस शो का आगाज़। जी, मैं हम सब दुआ करें और जितने भी देख रहे हैं वो अपने अज़ीज़ आसमानी खुदा से, अपने क्रिएटर से ये इल्तिजा करें कि हम सबको वो अपने रहम से, अपने करम से, अपनी जनाब इलाही से बरकत दे, हमें वो ज़िंदगी दे जो ज़िंदगी वो हमसे चाहता है। हमारा बैठना, हमारी बातें करना इस जहान के लिए जब तक हम इस दुनिया में बाइस बरकत ठहरे, और हमारा मिलना, बैठना, बातें करना और एक दूसरे की खिदमत करना उसके हजूर कबूल ठहरे। ये सब कुछ मांगता हूँ उसके अज़ीम जलाई नाम से, आमीन। आमीन। सर स्टार्ट करते हैं आपकी अर्ली लाइफ से, कब और कहाँ पर पैदा हुए और अपनी एजुकेशन के बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए। बहुत पीछे ले गई हैं और यकीनन मैं अब उस स्टेज पे पहुंच गया हूँ जहाँ पे शायद बचपन भी याद ना रहा हो, लेकिन फिर भी बताना चाहूँगा कि 1971 फरवरी 15 मेरी पैदाइश है और पैदाइश भी इसी शहर की जो कि फूलों का शहर पेशावर है। और एग्जैक्टली मैं कहूँगा कि मैं कैंट एरिया में पैदा हुआ और बड़ी मशहूर एक जगह है, वहाँ मेरी पैदाइश हुई। और वहाँ से लेके अब तक का ये पीरियड जो है मेरा मोस्टली इस कैंट एरिया में ही रहा। जी, तो एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताइए हमारे ऑडियंस को कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की और क्या किया एजुकेशन में। जी सबा, मैं एज़ यूजुअल जैसे कि मोस्टली जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स होते हैं वो जिन स्कूलों में पढ़ते हैं और हमारी एक पहचान, हमारा एक फ़ख्र हमारे मिशनरी इदारे हैं, ख़ास तौर पे कैथलिक इंस्टीट्यूशंस की बात करूँगा। मैं सेंट जॉन्स कोहाटी वियानी से पढ़ा हूँ, मैट्रिक वहाँ से मैंने किया और वहाँ से मैं स्ट्रेट अवे एड्रेस कॉलेज पेशावर गया। एड्रेस कॉलेज एक नाम है पूरे पाकिस्तान में और पाक मिशन सोसाइटी के हवाले से मिशनरी इदारे के नाम से एक बहुत बड़ा नाम, और मुझे फ़ख्र है कि मैं उस कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी से MA मास्टर्स उर्दू करना चाहा, लेकिन इसी दौरान मुझे जॉब ऑफ़र होगी और मैंने तरजीहन उस जॉब के लिए, बिकॉज दैट जॉब वाज बिलोंग्स टू इस्लामाबाद, तो मुझे मूव करना पड़ा अपनी स्टडीज़ को छोड़ के। जी, तो सर आपने EFU लाइफ से अपनी प्रोफेशनल करियर का आगाज़ किया। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि स्टडीज़ के फ़ौरन बाद आपने कैसे सोचा कि एक इंश्योरेंस कंपनी में आप अपना करियर जाकर बनाएं, तो ये ज़रा हमारे ऑडियंस को आप बताइए। बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। जो लोग सोच के कैरियर बनाना चाहते हैं अक्सर वो कैरियर में कामयाब नहीं होते, और जो एक्सीडेंटली आ जाते हैं मोस्टली यही बताया जाता है कि वो कामयाब भी हो जाते हैं जी। और मैं भी एक एक्सीडेंटली इंश्योरेंस कंपनी में आ गया। ऑल्दो पाकिस्तान में इंश्योरेंस इंडस्ट्री शायद लोगों में इतनी मकाम नहीं रखती, इतनी इज़्ज़त का दर्जा नहीं रखती, लेकिन मेरा ज़ाती तजुर्बा ये है कि शायद इससे बेस्ट कोई ऐसा कैरियर नहीं है जहां आपकी स्किल्स जो हैं
वो उभर के सामने आते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप कमाते हैं। आप जितना ज़्यादा कमाना चाहते हैं आप उतनी ज़्यादा मेहनत करके उससे ज़्यादा कमा सकते हैं। सो मैं भी हादसाती तौर पे उसकी वजह भी है, उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि मैं बचपन से बहुत ज़्यादा सोशलाइज था और यही चीज़ मेरे काम भी आई, ना सिर्फ मेरे जॉब के हवाले से बल्कि आगे चल के मेरे जितनी भी लाइफ गुजर रही है। मेरा ख्याल है कि मेरी शख्सियत का एक असर ये भी था कि मैं बड़ा सोशलाइज था बचपन से। हमेशा दोस्तों में उठना बैठना, मेरे इर्द गिर्द मेरे हमसाए, मेरी क्रिकेट की टीम, और उनसे उठना बैठना इस नाते सा था कि मैं हमेशा कोशिश ये करता था कि किसी के लिए बेहतर करूं। अपने आप को पीछे करता था, दूसरे को आगे करता था। अपनी बैटिंग लाइन में पीछे चला जाता, दूसरे को कहता आप जाके खेल लो, कोई बात नहीं, चंद बॉलें रह गई, आप खेल लो, मैं बाद में अगले मैच में खेल लूँगा। सो वो मेरी एक हैबिट थी। सो इसी नाते से मुझे पता चला कि एक बहुत बड़ी कंपनी प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रही है। आल दो इंश्योरेंस कंपनीज पाकिस्तान में बहुत कम थी उस ज़माने में, नेशनलाइजेशन का दौर था। सो EFU प्राइवेट सेक्टर की पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी जो लाइसेंस लेके बेनज़ीर साहिबा के दौर में पाकिस्तान में आई। और मुझे ये बीइंग ए क्रिश्चियन पहला मौका मिला कि मेरे एक मैनेजर ने, जो मेरे एक दोस्त बन गए बाद में, उन्होंने मुझे ऑफ़र दी और मैंने बग़ैर सोचे समझे कि क्या होगा, क्या फ्यूचर होगा, मैंने अप्लाई किया और मैं क्वालिफाई किया उस जॉब के लिए। ठीक है, तो आपकी इस इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो सफ़र था उसमें हम जानते हैं, और जो ऑडियंस नहीं जानते उनको भी मैं बताना चाहूँगी कि इस EFU लाइफ में ऑगस्टिन साहब ने एक बहुत आला मुकाम हासिल किया, बहुत से मुल्क विज़िट किए और बहुत से अवार्ड्स हासिल किए। सो जो लोग नहीं जानते सर, तो ये बताइए थोड़ा, और कि किस तरह से आपकी स्ट्रगल का आगाज़ हुआ और फिर कैसे वो एक मुकाम आपने हासिल किया। जी रबा, आजकल तो ऐसे ही लगता है कि जैसे आप सुबह उठें और आपको कामयाबी मिल जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। एक देर पा कामयाबी के लिए ज़रूरी होता है कि आपने एक देर पा अमल, एक मेहनत की हो। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। एग्जैक्टली। सो 1995 अक्टूबर जब मैंने EFU का एग्ज़ाम दिया, एक ट्रेनिंग ली 5 दिन की, और छठे दिन एक टेस्ट हुआ जी। उसका पिंडी में ब्रांच होती थी, इस्लामाबाद में ब्रांच होती थी, पेशावर में कोई ऑफिस नहीं होता था। तो वो नया आगाज़ था। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम अकेले में सफ़र किया और पिंडी का गया, और मैं वहाँ पे रैश पजीर हुआ 5 दिन के लिए। और मैंने वो जब टेस्ट क्लियर किया तो आई वाज सो हैप्पी कि मेरी एक अचीवमेंट थी, क्योंकि एक 24 इयर्स का यंग लड़का, उसके लिए बड़ी अजीब सी बात थी कि वो अपने माँ बाप को, अपने बहन भाई को छोड़ के आया और वो क्वालिफाई कर रहा हो ऐसा टेस्ट जो कि जिसका तलक मार्केटिंग और स्ट्रेटजी से था। और मैं 95 से लेके आज तक EFU लाइफ का सेल्स की टीम का एक अदना सा खादम रहा हूँ, और मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ, और मैं आज ये बता रहा हूँ कि मुझे EFU लाइफ में 25 साल कंप्लीट हो गए हैं। ज़बरदस्त। और 25 साल इंश्योरेंस कंपनी में रहना और एक ही कंपनी के साथ रहना, और एक उस टास्क को कंप्लीट करना या उस टारगेट को कंप्लीट करना जो कि कंपनी हर साल बढ़ा रही होती है, बड़ा मुश्किल काम होता है। सो ऊंच नीच हुई, कभी टारगेट से रहे भी, कभी टारगेट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किए, और उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करने पे कंपनी ने मुझे कार भी दी, कंपनी ने मुझे बहुत सारी फैसिलिटेशंस अता की हैं, और मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ, मैं अपनी कंपनी का शुक्रगुज़ार हूँ कि हमेशा बीइंग ए क्रिश्चियन और बीइंग एक अदना सेल्स पर्सन, उन्होंने पेशावर के अंदर, इस सूबे के अंदर मेरा ख्याल रखा। अभी आपने ख़ुद जिक्र किया कि बहुत सारी मुश्किलात हुई। मैंने पैदल सफ़र किए, मैंने रिक्शे में सफ़र किया। पेशावर के अंदर आपको याद हो, पुराने दोस्तों को याद हो कि उसका काबली बस आई हुई थी, एक डब्बा सा होता था जिसे बेंज कहते थे, तो वो चलती थी। तो वो फेज़ 3, फेज़ 5, फेज़ 6 किसी को पता भी नहीं था लोगों को। तो वहाँ जाना, जब मुझे किसी क्लाइंट ने बताया होता था कि आपने मेरे दफ्तर आना है, तो मैं थ्रू बोर्ड से उतर के पैदल सफ़र करता था हैदराबाद में, मुख्तलिफ फेज़ में घर ढूंढता था, और चाहे वो गर्मी या सर्दी होती थी। और हमारा ड्रेस कोड था वो हमेशा टाई होता था। सो गर्मियों में टाई लगा के और अपने साथ बैग्स, अपना प्रेजेंटेशन किट उठा के, एग्जैक्टली, और वो सब किया। और जब मैं घर आता था तो दोपहर हो जाती थी, शाम हो जाती थी, लेकिन सिर्फ ये था कि
ये कैरियर जो था ये मेरे दिल के बड़ा करीब था, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता था लोगों से मिलना, उनके बारे में जानना और उनको बताना। सो शायद यही भी वजह थी मेरी EFU में कामयाबी की कि मैंने अपने कैरियर को अपने पैशन का हिस्सा बनाया। ठीक सर, मैंने एक और चीज़ का जिक्र किया था कि आपने बहुत से मुल्क भी विज़िट करने का आपको मौका मिला EFU की फैमिली का हिस्सा होते हुए ही। सो ये थोड़ा बताइए कि कौन कौन से मुल्क आपको विज़िट करने का मौका मिला और उसके लिए क्या ऐसा क्राइटेरिया होता है EFU में कि कौन से ऐसे जो लोग होते हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है? देखिए, एक प्राइवेट सेक्टर अदारा जब आप सेल्स एंड मार्केटिंग की बात करते हैं डेफिनेटली टारगेट्स होते हैं। तो एक ईयरली टारगेट होता है, एक 18 मंथ्स का टारगेट होता है। सो यू हैव टू क्वालिफाई दैट। तो सेल्स करना, कंपनी के लिए बिजनेस अचीव करना, बिजनेस टारगेट हासिल करना, तो उस पे वी वर द फर्स्ट कंपनी EFU। और मुझे खुशी एक बार फिर कि मैं एक ऐसी कंपनी का हिस्सा बना जिसने ये सारी चीज़ें इससे पहले नहीं होती थी। ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई, गाड़ी दी, लैपटॉप दिया और बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी जो कंपनी अपने सेल्स के कामयाब लोगों को देती थी। उसी में एक कंपनी ने एनुअल कॉन्फ्रेंस रखी। एनुअल कॉन्फ्रेंस पहले कराची में होती थी, मैंने वो अटेंड्स की, फिर आस्ते आस्ते एनुअल कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ ममालिक में होती रही और उन्हीं ममालिक में मुझे 11 ममालिक देखने का मौका मिला। और स्वाई यूरोप और अमेरिका के मैंने एशिया के मोस्टली जो मुल्क आप कह सकते हैं जो कि डेजिग्नेशंस इस नाते से हैं कि लोग पसंद करते हैं वहाँ जाना। उनमें मलेशिया है, उनमें थाईलैंड है, उसमें सिंगापुर है, उसमें ईस्ट अफ्रीका कीनिया का मुल्क था जहाँ पे लोग नेचुरल पार्क्स देखने जाते हैं। सो आई बीन ऑनर्ड कि मैं जो लोग टीवी पे वो जंगली हयात को देखते थे, मैंने वो चीज़ जाके रियल में देखी। और फ़ख्र की बात इस नाते से भी है कि इसमें मेरी जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उनको भी 2 डिफरेंट ओवरसीज कन्वेंशंस पे जाने का मौका मिला। वाह, बहुत ही खुशी की बात है कि एक क्रिश्चियन होते हुए आपने एक प्राइवेट कंपनी की एक कंपनी में काम करते हुए अपनी कम्युनिटी का भी नाम रोशन किया कि हमारी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो बहुत मेहनत करने वाले हैं और ईमानदारी के साथ वो अपने टारगेट्स को पूरा करते हैं जो भी उनको दिए जाते हैं। सर, एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगी वो ये है कि ये आपका एक सफ़र रहा, बहुत ही कामयाब सफ़र EFU लाइफ के साथ। क्या कोई रिग्रेट्स हैं आपके रिगार्डिंग दैट कि कुछ करना चाहिए था जो नहीं कर पाए, या कोई भी रिग्रेट? बिल्कुल, लाइफ में सक्सेसफुल लोग तो हमेशा यही सोचते हैं ना कि और मिल जाता और मिल जाता। मुझे सबसे ज़्यादा जो एक अफसोस हुआ, मैंने फ़र्स्ट टाइम मिलियन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्वालिफाई की। और मैं देखने वालों के बारे में बताऊं कि ये एक इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाइनेंशियल सेक्टर्स के हवाले से है। और उसमें 5% लोग जो होते हैं, एलीट जो होती है, वो इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनती है, जिन्होंने एक साल में $1 मिलियन जो है वो अचीव किया होता है बिजनेस के तौर पे। सो आई हैव बीन ऑनर्ड। वो टाइम इस पे क्वालिफाई हुआ। फर्स्ट स्टेप जब क्वालिफाई हुआ तो आई वाज सो श्योर। और ये वो कॉन्फ्रेंस भी थी USA में, डेनवर में। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि बहुत खुश था, लाइक अचीवमेंट्स तो थी, बहुत सारी अचीवमेंट्स थी। कराची जाना, ज़िंदगी में जिसने कभी कराची ना देखा और जहाज़ का सफ़र ना किया, तो मैं इंकरेज करना चाहता हूँ बताने के लिए कि ये छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं ना, आपको एक बड़ी बड़ी ड्रीम्स देखने का मौका देती है। तो ड्रीम देखना बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब मैंने क्वालिफाई किया और मुझे कॉन्फ्रेंस के लिए लेटर आया, मेरे MD साहब ने मुझे लेटर दिया विच इज़ स्पॉन्सर्ड लेटर। और जब मैं US कॉन्सुलेट गया तो बदकिस्मती से मुझे वीज़ा इनकार हो गया। जी, रिजेक्ट हो गया वीज़ा। और इसके बाद कनाडा के लिए इनकार हुआ। सो मैं आई फील दैट कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मेरे लिए जहाँ इतनी कामयाबियाँ थी, उन कामयाबियों में से एक ये नया बैच था जो मुझे लग जाता है इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। तो शायद मैं बहुत कुछ और सीख के आता, बहुत और ज़्यादा अच्छा इनकरेज हो के आता। लेकिन कोई बात नहीं, ये रिग्रेट है कि मैं उस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में ना USA जा सका, ना मैं कनाडा जा सका। जी, तो ये तो थी बातें आपकी
करियर के हवाले से, आपकी एजुकेशन के हवाले से। अब हम बात करेंगे कुछ आपकी सोशल लाइफ के हवाले से। सो व्यूअर्स, हमने जाना ऑगस्टिन सर के सारे स्ट्रगल के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, अर्ली लाइफ एजुकेशन के बारे में, और उनके सारे सफ़र के बारे में जो कि उन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ अब तक जो उनका रहा। आपको सर की जो सारी स्ट्रगल है उससे आपको ये जानने का मौका मिला होगा कि एक ख़ास मुकाम तक पहुंचने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसा कि सर ने हमें बताया कि उनको बसों में सफ़र करना पड़ा और किस तरह से वो एक दूर दराज इलाकों में जाते थे, गर्मी होती थी या सर्दी होती थी, वो हिम्मत नहीं हारे। जो भी उनकी कंपनी की तरफ से उनको टारगेट्स मिलते थे उनको अचीव करने के लिए उन्होंने खूब दौड़ धूप की, खूब मेहनत की। और ऐसे ही नहीं उनको मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस का मौका मिला, ऐसे ही नहीं उनको एक ख़ास इज़्ज़त और एक ख़ास मुकाम मिला। और मैं आपको ज़रूर इनकरेज करना चाहूँगी कि जो लोग सेल्स, मार्केटिंग और इंश्योरेंस कंपनीज़ की तरफ अभी तक नहीं उन्होंने सोचा जाने का, तो वो ज़रूर सोचें, क्योंकि अगर आप में ये कैपेबिलिटीज़ हैं, जैसे सर ने बताया कि उनकी जो एक बहुत स्ट्रेंथ थी वो ये थी कि वो सोशली बहुत एक्टिव थे और उनको अच्छा लगता था। तो अगर आप भी देखते हैं कि आप में ये स्ट्रेंथ मौजूद है, आप सोशली एक्टिव हैं, आपको अच्छा लगता है सोशलाइज़ करना, तो आप इस करियर के बारे में भी सोच सकते हैं और आप किसी अच्छी इंश्योरेंस कंपनी के साथ ज्वाइन करने का भी सोच सकते हैं। और एक तो आपको सर से ही पता चल गया होगा कि पाकिस्तान की एक लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी जो कि EFU लाइफ है, उसके लिए भी आप ज़रूर सोच सकते हैं इस करियर का। ऑगस्टिन सर की लाइफ का सिर्फ एक पहलू। अब हम जानेंगे उनके लाइफ के कुछ और पहलुओं के बारे में भी, उनकी सोशल लाइफ के बारे में हम जानेंगे कि मजहबी तौर पर कितने वो एक्टिव हैं, क्या क्या करते हैं, और स्टार्ट में मैंने जिक्र भी किया। सो अब हम जानते हैं उनकी ज़िंदगी के कुछ और पहलुओं के बारे में। सर, इतना बिज़ी आपका स्केड्यूल होता है सेल्स एंड मैनेजमेंट में होते हुए, उस सब के बावजूद आपने एक ख़ास मुकाम हासिल किया अपनी सोशल लाइफ में भी, एक समाजी कारकुन के हैसियत से। तो ये दोनों कैसे मैनेज करते हैं आप, और आपने कैसे सोचा कि आप इन कामों में आएँ और स्टार्ट कहाँ से लिया, ये भी थोड़ा हमारे ऑडियंस को आप बताइए। सबा, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, शायद इसको चंद लफ्ज़ों में बयान करना बड़ा मुश्किल है जी। जब आप जॉब कर रहे होते हैं, और अक्सर यही होता है, जो जॉब कर रहे होते हैं वो सोशल वर्क में नहीं आ रहे होते, वो चर्च के काम नहीं कर रहे होते, वो दूसरी सोसाइटी, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हम क्या करें, हम तो जॉब में हैं। लेकिन मेरा आप यूँ कह लें कि पैशन ही बड़ा डिफरेंट था। पैशन था मेरा लोगों से मिलना। तो उसी का मौका मुझे ये मिला कि जहाँ मैं अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम बना रहा था, वहाँ पे मैं लोगों की खिदमत करने के लिए भी तैयार हो रहा था। और ये आप कह सकें कि ये ख़ानदानी तौर पे एक स्किल है, एक बरकत है जो मुझे खुदावंद ने दी, और मैं उस बरकत को इस्तेमाल में ला रहा हूँ। पैशन, फिर वो ये लफ्ज़ है कि पैशन और फोकस्ड होना जी। मैं पैशन था अपनी जॉब में और आप फोकस्ड हूँ सोशल वर्क में। और सोशल वर्क एक ऐसी चीज़ है, शायद कुछ लोगों की नज़र में ये ऐसे लोगों का काम है जिनके पास कोई जॉब नहीं होती, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अच्छे जो दिल होते हैं ना, वही सोशल वर्क कर सकते हैं। सोशल वर्क के लिए टाइम ज़रूरी नहीं होता, सोशल वर्क के लिए एक अच्छा दिल रखना ज़रूरी होता है। सो मैंने पूरी कोशिश की है कि जो भी मुझसे हो सके, मुझे कोई रात को कॉल करता है या दोपहर को कॉल करता है और वो कहता है कि जी मेरा ये काम है, अगर आपका कुछ जानने वाला है तो आप ज़रा प्लीज़ मेरी मदद करो, तो मैं फ़ौरी तौर पर तैयार होता हूँ। और मेरा ख्याल है सोशल वर्क के लिए छोटे छोटे स्टेप्स भी आपको एक बहुत बड़ी मंजिल तय करने में मदद करा होते हैं जी। मुश्किल है, लेकिन ये है कि हमें ऐसे लोग तैयार करना है। और मेरे लिए सबसे बड़ा रहनुमा जो लीडरशिप है मेरी नज़र में, वो खुदा यीशु मसीह है, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब खिदमत करते थे तो लाइक ही वाज ऑलवेज ट्राइंग टू हेल्प एवरीवन, चाहे वो हम देखते हैं उनके मौज़ात के हवाले से कि वो लंगड़ा है, वो नहीं देख पा रहा, वो यहूदी है, वो गैर यहूदी है, वो किस कौम से है, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने उनकी मदद की है। सो मेरे लिए वो एक लीडर है जो सोशल वर्क का सबसे बड़ा रहनुमा असूल है मेरे लिए। सो मेरा ख्याल है कि फिर आसान हो जाता है जब आप जीसस क्राइस्ट को अच्छी तरीके से स्टडी कर लेते हैं, तो फिर खिदमत खुद ब खुद आपसे नहीं कर रही और आप उनको फॉलो करना शुरू करते हैं। तो जी सर,
मैं कहूँगी कि बहुत ही बिज़ी लाइफ में होते हुए कभी कोई स्पोर्ट्स या कोई एंटरटेनमेंट अपने फ़ारिग वक्त में क्या आप करते हैं, या नहीं सिर्फ एक वो बहुत ही आपकी जो हम अचीवमेंट्स देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बहुत ही संजीदा सी एक ज़िंदगी होगी और उसमें कोई इन्जॉयमेंट नहीं होगी, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि किसी हद तक ठीक है ये बात सच है, और बाज़ औक़ात मेरा दिल भी करता है बहुत कुछ काम करने की, लेकिन फिर ये सोचता हूँ कि एक लीडर जो है वो संजीदा ही लीडर नज़र आना चाहिए, क्योंकि फिर लोग जो होते हैं वो आपकी अच्छी बातें छोड़ के आपकी बुरी बातों के पीछे लग जाते हैं। तो कभी कभी ये चीज़ें जो हैं वो अच्छे लीडर को भी ख़राब कर देते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि लीडर खुद इटसेल्फ एक क्वालिटी का नाम है, और हर कोई अपने नाम के साथ लीडर नहीं लिख सकता या नहीं कह सकता, क्योंकि लीडर की पहचान लोग करते हैं। और मैं आप समझता हूँ कि मैं लीडर नहीं हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं लीडर बनने के लिए अपने आप को उस इम्तिहान में डालता हूँ, उस तकलीफ़ में डालता हूँ। कहाँ तक कामयाब होता हूँ या कामयाब हुआ हूँ इसका फ़ैसला देखने वाले करते हैं, बताने वाले करते हैं, साथ रहने वाले करते हैं। मैंने स्पोर्ट्स जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, उस वक्त तक मैंने क्रिकेट भी खेली, फ़ुटबॉल भी खेला और हॉकी भी खेली, लेकिन कम खेली, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन था। लेकिन अब क्योंकि EFU के ज़माने तक जब शुरू तक था तो मैं स्पोर्ट्स करता रहा हूँ, और वेरी यूज़ टू गो इन द मॉर्निंग फॉर द मॉर्निंग वॉक, और जिम नहीं गया क्योंकि उस ज़माने में कोई जिम का आइडिया नहीं था और जिम नहीं थे। अब ज़्यादातर लोग जिम में जाते हैं, लेकिन म्यूज़िक सुनता हूँ। आज भी बहुत अच्छा लगता है, गाड़ी में भी म्यूज़िक होता है, और जब कभी भी कोशिश करता हूँ मैं देख रहा होता हूँ। लेकिन आजकल सोशल मीडिया से राब्ते में बहुत ज़्यादा हूँ, तो कोशिश ये होती है कि जितना टाइम बचता है मेरे पास मिलता है तो मैं मुख्तलिफ फेसबुक पे होता हूँ तो वो सुन रहा होता हूँ। न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा टीवी में देख रहा होता हूँ, और अक्सर घर वालों को शिकायत होती है जी हमें कोई वो चैनल देखने का मौका नहीं मिलता, लेकिन ये मेरी भी मजबूरी है कि मुझे आपको बाखबर रहना होता है। जी, बाखबर रहना इसलिए भी ज़रूरी है कि मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि JDR एक अदारा है पाकिस्तान का, जो कि बेसिकली जर्नलिस्ट के लिए प्रिंट मीडिया या जो हमारे न्यूज़ के लोग हैं उनका एक ट्रेनिंग तंजीम है। अच्छा। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं उनका बानी मेंबर हूँ पेशावर के अंदर, KP के अंदर, और मैंने भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स सहाफ़ी ना होते हुए भी सहाफ़ियों के साथ बैठ के ट्रेनिंग्स ली हुई हैं। सो पोस्ट कैसे बनाते हैं, ख़बर कैसे बनाते हैं, तस्वीर कैसे ली जाती है, कोई लाइव रिकॉर्डिंग करनी है किसी जगह पे अचानक तो उसको कैसे प्रेजेंट करना है, तो ये आपने सब सीख लिया ट्रेनिंग्स के ज़रिए। एग्जैक्टली। और ये बड़ा काम आ रहा है मेरा जब मैं अपनी सोशल लाइफ में आगे मूव कर रहा हूँ। जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आजकल नौजवानों को हम देखते हैं कि वो भी इस जो सोशल एक्टिविस्ट्स के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, और नए आने वाले वो भी कोशिश करते हैं कि अपने नाम के साथ लगाते हैं कि वी आर अ सोशल एक्टिविस्ट। और तो आपके ख़्याल में एक सोशल एक्टिविस्ट जो रियल मानों में है वो क्या होता है, उसका क्या काम होता है, और कब हम कह सकते हैं कि हाँ ये वो शख्स है जो कि हकीकी मानों में एक सोशल एक्टिविस्ट है? बहुत मुश्किल है जी, इसकी कोई डेफिनेशन हम किताब से नहीं उठा सकेंगे जी। कुछ लोग शायद ट्रेनिंग्स लेके सोशल एक्टिविस्ट हुए होते हैं, ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं, कोर्सेज कर रहे होते हैं, और कुछ लोग कुछ अपनी सलाहियतों की वजह से इस लाइफ में, इस एक्सपीरियंस में आए होते हैं। मेरा ख्याल है कि इस बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, ये तो लोग ही बताएंगे कि कौन उनकी नज़र में सोशल वर्कर है, अच्छा सोशल वर्कर कौन है, और सोशल मीडिया पे सोशल वर्कर कौन है। तो सोशल मीडिया पे वर्कर सोशल एक्टिविटीज़ डालना कुछ और होता है, लेकिन अमली तौर पे लोगों में, फील्ड्स में जाके लोगों के मसाइल हल करना बड़ा मुश्किल काम होता है। और मैं किस्सा ज़रूर बताऊंगा, शायद बहुत सारे काम मैंने किए हों, बताने के लिए नहीं किए, हमेशा खुदा उनके लिए किए हैं, और इज़्ज़त के लिए काम किया है, पैसों के लिए काम नहीं किया। बल्कि कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी पॉकेट में भी पैसे नहीं होते, लेकिन किसी और से उठा के किसी की मदद करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो ऐसा लम्हा होता है, ऐसा वक्त होता है कि आपको पार्टिसिपेट करना होता है, कंट्रीब्यूट करना होता है। अभी रिसेंटली जब कोरोना का दौर चला तो आपने सुना होगा कि पेशावर की एक आबादी है अकेडमी टाउन, वहाँ पे कुछ क्रिश्चियन घर थे, तो वहाँ पे हमारे मुस्लिम फैमिली में कोरोना का पेशेंट आया, जिसकी वजह से वो सारा एरिया
सील हो गया था सील कर जी। दिया। तो इस दौरान हमें नहीं पता चला, शावर में बैठ के हमें नहीं पता, लाजमी बात है जब कोरोना के शुरू के दिन थे तो लोग बड़े डरे हुए थे, अपने घरों में सिमट के बैठे हुए, तो लोगों को नहीं पता। तो वो एक वीडियो किसी ने शेयर की, उस क्रिश्चियन फैमिली ने, पास्टर हैं उन्होंने शेयर की लाहौर में। लाहौर से एक पास्टर ने अपनी लाइव वीडियो में जिक्र किया जी कि एडमी टाउन में लोग मुश्किल में हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स है। तो मैंने वो शख्स, वो प्रीस्ट मुझे नहीं जानते थे, लेकिन मैंने वो वीडियो सुन के, उन्होंने बड़े बड़े नाम लिए, उनसे दरख्वास्त कीजिए कि इन फैमिलीज़ की मदद करें, लेकिन वो उनको नहीं जानते थे जी। लेकिन मैंने वो वीडियो सुन के ख़ुद अपने तौर पे कोशिश की और मैंने उन पादी साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मुझे बताएं कहाँ पे क्या हुआ। उन्होंने कहा जी यहाँ पे आपका एरिया है, और मैंने उस एरिया में कॉल करके एग्जैक्टली उस फैमिली को ढूंढ निकाला, और फिर उनके ज़रिए से मैंने 14 फैमिलीज़ को हेल्प आउट करने के लिए फ़ैसला किया। मैंने अपने MPA जो कि उसको मर्दान में थे कोरोना की वजह से अपने एरियाज़ में, मैंने उनसे रब्ता किया, फिर DC असिस्टेंट कमिश्नर से रब्ता हुआ, और छोटी सी एफ़र्ट करने से उस फैमिली को 4 दिन के अंदर अनाज मिल गया, हेल्प और मेडिसिन मिली। सो मैं समझता हूँ कि मेरे और घर में बैठे, ऐसा भी नहीं कि मैं उस एरिया में गया हूँ, मेरा सिर्फ आप कह सकेंगे मैंने 2-4 फ़ोन्स किए हैं, और उस फ़ोन की वजह से 14 फैमिलीज़, और 14 फैमिलीज़ के अंदर 30 लोग थे, उनका भला हो गया जी। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी आपने एग्ज़ाम्पल शेयर की, और इससे सुनने वालों को भी ये एक जज्बा उनमें उजागर होगा कि जब भी आप अपने इर्द गिर्द कहीं देखते हैं कि कुछ लोगों को आपकी ज़रूरत है, और अगर आप कर सकते हैं, आपके सर्कमस्टांसेस आपको इजाज़त देते हैं, तो ज़रूर आगे बढ़ें। ये ना देखते रहें कि कोई दूसरा आएगा और वही आके उनकी मदद करेगा। अगर आपके पास ये है, आपकी कैपेसिटी है, तो आप ज़रूर उनकी मदद करें। सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक क्रिश्चियन होते हुए और एक सोशल वर्कर होते हुए आप क्या देखते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी पाकिस्तान में उसको अपलिफ्ट होने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, या हमारी कम्युनिटी को किन किन उनमें क्या ऐसी कमियां मौजूद हैं जिनको दूर करने की उनको ज़रूरत है, कि अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में वो स्ट्रॉन्ग बन सकें या वो अपलिफ्ट हो सकें? जी, सबसे पहले तो तालीम है जी। मैं समझता हूँ तालीम के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, और कुछ अर्सा ऐसा था जब आप तालीम नहीं कर सकते थे, पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स थी, अर्निंग सोर्स नहीं था इतना, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और मैं खुशी से बताता हूँ कि हमारी कम्युनिटी में ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी में और बिलखसूस मिनॉरिटीज़ में लोग पढ़ के आगे आ रहे हैं। सो तालीम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और नंबर 2 आपको अपनी डायरेक्शन का पता होना चाहिए। यू शुड बी अ फोकस्ड कि आपने करना क्या है। आपको यही नहीं पता कि आपने जाना पिंडी में है और आप आधे रास्ते में ही उतर के वापस आ जाएं, और वो आपका टाइम भी कैलकुलेटेड नहीं हो, आप अपना वक्त ज़ाया कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि यूथ को तो टाइम ज़ाया करने के मौके बहुत कम मिलेंगे। दे शुड बी फोकस्ड, पैशन के साथ आएँ, जो भी करें एक काम करें, ठीक है जी, उसको ठीक तरीके से करें। क्योंकि प्रॉब्लम यही होता है कि अक्सर आप आजकल मिसालें मिल रही हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करना चाहते हैं, लेकिन फिर वो किसी काम में भी कामयाब नहीं होते। वो नेचुरली उनमें ये एबिलिटी नहीं होती कि वो एक मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी हो, और वो दूसरों को में भी देखकर कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें फिर वो ये कि वो किसी एक में भी कामयाब नहीं हो पाते। आपने बहुत अच्छी बात की, आपने कह दी, मैं ये बात नहीं करना चाहता था कि बहुत सारी शख्सियत ऐसी होती हैं जो दूसरों को देख के फॉलो करके अपने आप को ऊपर लाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। खुदा ताला ने सब में डिफरेंट सलाहियतें हैं, सोचने का अमल जो है वो सब में डिफरेंट चल रहा होता है। हर किसी का अपना एक माहौल होता है, कोई कामयाब हो जाते हैं, कोई कामयाब नहीं होते। यूथ, मैं ये कहूँगा कि आपने सही पाथ चूज़ करना है, उस पाथ के मुताबिक आपको चलना है। चाहे तूफ़ान आता है, आंधियाँ आती हैं, बारिश होती है, आपको उस मकाम तक पहुंचना है। जब आप तक उस मकाम तक पहुंचेंगे तो डेट सेकेंडली फिर आप दूसरा सफ़र शुरू करें। लेकिन अगर आप बार बार सफ़र चेंज करते रहेंगे, अपनी डायरेक्शन बदलते रहेंगे, तो फिर हो सकता है कि आप किसी एक जगह पे भी ना पहुँच पाएँ। मैं यहाँ ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपने कहा सोशल वर्कर के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि सोशल वर्क खुद एक बहुत बड़ी इंसानी खिदमत है जी। और हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो कर रहे हैं मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। पूरे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कोरोना के हवाले से जिन्होंने लोगों तक अनाज पहुँचाया, लोगों तक उनकी हेल्प की। इवन आई वांट टू सल्यूट ऑल आवर मेडिकल पीपल। इस फर्म के हवाले से जो ये फोरम था मेडिकल का,
चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ है, और मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा सैनिटरी स्टाफ वर्कर्स का, जो कि इब्तदाई तौर पे फ्रंट लाइन सिपाहियों की हैसियत रखते हैं। और मैं स्पेशली पुलिस की बात करना चाहूँगा, डीसी लेवल की गवर्नमेंट की बात करना चाहता हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट जो कि रात दिन इस पे काम कर रही है, SOPs पे काम कर रही है, और फिर ख़ुद सूबाई गवर्नमेंट और फिर ख़ुद हमारी नेशनल गवर्नमेंट जो है वो इस बात पे ज़ोर दे रही है कि हम मिलकर इस वबा से निकलें। और पाक फ़ौज का रोल हमेशा से हमारे लिए एक सुनहरे हरफों में लिखा जाता है, क्योंकि पाक फ़ौज हमें सिविलियंस की हेल्प के लिए हर वक्त अवेलेबल होती है, चाहे वो सैलाब हों, ज़लज़ले हों, और अब इस कोरोना में भी पाक फ़ौज ने बहुत मदद की है। सो मैं सबको सल्यूट करना चाहता हूँ और तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ आपके इस शो से, कि अगर ये ना होते तो शायद प्रॉब्लम्स हमें बहुत ज़्यादा और नज़र आ रही होती। बिल्कुल सर, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, ऑडियंस स्पेशली यूथ को, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? दे हैव टू बी डिटरमिन्ड, अपने आप को फोकस कीजिएगा और थिंक बिग। बुराई नहीं है ख्वाब देखने में, बट उस ख्वाब के साथ प्लानिंग्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्लानिंग आप किसी जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे और आपका वक्त ज़ाया हो जाएगा। सो मेक श्योर आप अपना कैरियर सोच समझ के तय करें, ख़ासतौर पे मैट्रिक के बच्चे, FSC के बच्चे जिन्होंने आगे फील्ड में आना है, अपनी फील्ड्स के हवाले से पूरी तरह स्टडीज़ करें। हमें मैं इस शो की वजह से कहना चाहूँगा कि हमें ऐसे इदारों की ज़रूरत है जो कि बच्चों को कैरियर पाथ के हवाले से बताएं, उनकी गाइडेंस ज़रूरी है, उनको एक सही जो कहते हैं कि इंफॉर्मेशंस दें ताकि बच्चे बेहतर तौर पे फैसला करें। आजकल फ़ैसले माँ बाप को नहीं करने, बच्चों को खुद करने हैं, क्योंकि उन्होंने खुद पढ़ना है, उन्होंने स्टडीज़ करनी है, उन्होंने मेहनत करनी है, रात दिन जागना है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे इदारों की ज़रूरत है जो करियर काउंसलिंग करें। एग्जैक्टली। और ख़ुशी की बात है कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे कायम हैं, उसमें से एक सूबे में एक अदारा अभी रिसेंटली वजूद में लाया गया, उस पर प्लानिंग जारी थी और बहुत जल्द वो लॉन्च होगा। उसका नाम है प्रोफेशनल फोरम है, जो कि मिनॉरिटी प्रोफेशनल डेवलपमेंट फोरम के नाम से जाना जाएगा। और उसमें हम कोशिश करेंगे कि जितने डिफरेंट कैरियर्स के कामयाब लोग हैं उनको फ्रंट पे लाया जाए और उनके ज़रिए से मिनॉरिटीज़ के आने वाली यूथ और जनरेशन्स को बेहतर तौर पे गाइडलाइन मिले, उनको एक पता चले कि स्कोप क्या होता है, कैसे पहुंचना है, क्या वेज़ हैं जिसको अपना के वो कामयाब हो सकते हैं। सर, ये अभी आपने आखिर में बहुत जो जैसे इदारे का ज़िक्र किया तो मुझे बहुत खुशी हुई इसके बारे में जान के, और मैंने आपके इंट्रोडक्शन में ज़िक्र भी किया था कि आप इसके चेयरमैन हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसा इदारा काम करने को है जो कि माइनॉरिटीज़ के जो आने वाले बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको एक उनके लिए एक आउटलाइन, उनके लिए एक गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आपने बताया था कि आप जो है वो इंश्योरेंस कंपनी में एक्सीडेंटली आ गए, तो अब जो आपको देख रहे हैं, जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनको ये एक गाइडेंस के लिए अगर एक इदारा मिला होगा तो वो ये है कि उनको पहले से पता होगा, वो डिटर्मिन्ड होंगे कि हमें क्या करना है। वो पहले से अपनी एबिलिटीज़ को देखते हुए, अपनी स्ट्रेंथ्स को देखते हुए अपने लिए कोई मुतय्यन कर लें राह को। जी, बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ यही सोच के चंद दोस्तों ने बैठ के ये फ़ैसला किया। हमने बहुत दफ़ा कोशिश की, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत क्रिश्चियन स्टूडेंट फेलोशिप ने फ़ैसला किया कि हम कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम करेंगे, PFS ने किया, बहुत सारी तंजीमों ने किया, चर्च अपने लेवल पे करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक प्रोफेशनल फोरम की ज़रूरत थी और शुक्र है कि हमें ऐसे लोग मिल गए जो कि इस फोरम के लिए काम करना चाहते हैं। और मज़े की बात ये बताऊँ कि अगेन इट्स अ वॉलंटियर जॉब, इसके लिए किसी ने पे नहीं करना। ये हमारी अपनी एक सोच थी कि हम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कुछ कर लें। बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। और मैं आपको बताऊं कि ये जो आपके साथ बातचीत की, उससे ही पता चलता है कि कितना आपके अंदर जज्बा मौजूद है यूथ के लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए कुछ कर जाने का। और इसी से हमें पता चलता है कि कैसे आप एक समाजी कारकुन के तौर पर आप नुमाया तौर पर सामने आए। जी, बहुत शुक्रिया।
आखिर में आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि आजकल आप बहुत बिज़ी थे और फिर भी आपने हमें वक्त दिया कि हम आ सकें आपकी तरफ, आपके घर पर आकर हम आपसे बातचीत कर सकें आपकी सक्सेस स्टोरी को, और उसके लिए की जाने वाली सारी स्ट्रगल को हम बहुत से और लोगों तक पहुंचा सकें। आई एम रियली थैंकफुल। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। हमारा यूट्यूब चैनल शो ट्रियो ऑफिशियल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर एक नई एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करते रहें सक्सेस स्टोरीज़ विद सबा के पेज पर। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून टू आवर चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल। सक्सेस स्टोरीज़ विद सबा में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं जिस शख्सियत के घर पर मौजूद हूँ, मैं आपको बताती चलूँ, वो एक यंग चर्च लीडर हैं, मिस्टर हनूक अहमद। सर, थैंक यू सो मच, हमें आपने टाइम दिया आज अपने घर पर आने के लिए। बताना चाहूँगा, जब मेरा बपतिस्मा हुआ था 2005 में 1 मई को, तो तब भी खुदा ने यही कलाम मुझसे किया था, जिस शख्स